इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। मन प्रसन्न हो जा रहा है, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। हेलो धोनी, देवमित्र, राम दुलारी, अभिमन्यु, अमृत, सपना, नितिन, सुमन, महेश, वाह। तो अभी तक जो हमने पढ़ा आधुनिक भारतीय इतिहास में, उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, भू राजस्व व्यवस्था, ग्रामीण उद्योग और नगरीय दस्तकारियों का विनाश, कृषि का वाणिज्यीकरण, ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। धन निकासी का सिद्धांत, दरिद्रता और अकाल और ब्रिटिश काल में आर्थिक विकास, ये 3 पॉइंट हम आज पढ़ेंगे। वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद, ये हम जानते हैं। ये सब हमने पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ा है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, ग्रामीण उद्योगों का विनाश, यहां तक हमने पढ़ लिया। हाँ जी अभिमन्यु, रेज हैंड में करो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी अभिमन्यु सर, प्रणाम जी, हाँ प्रणाम। जी सर, मेरा जो प्रश्न था सर, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ सर मेरा जो प्रश्न था वो सर थोड़ा एंशिएंट से है सर, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है सर। हाँ। सर प्रश्न ये था, वैसे तो सर वो कहाँ प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसा सर आपने बताया भी है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो वहाँ जो साधु आए थे कालदेव नाम के, तो वो पता कि आगे चल कर या तो सम्राट बनेंगे या एक सन्यासी बनेंगे, परंतु सर बीच में आवाज ही गायब हो गई है। सन्यासी बनेंगे उसके बाद तो आवाज ही नहीं आ रही है कुछ भी। दुनिया से उनको ऐसा है, लिख के आप भेजो प्रश्न, ये आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है बीच में। जो है बाहरी दुख से उसको पता नहीं चल सके, लिख के भेजो। बाहर गए ही नहीं तो उनको शिक्षा, और अगर राज्य में भी शिक्षा मिला तो इसका अक्सर कोई सोर्स है कि अगर उनको अपने का कोई मिला है सर, तो इसके बारे में सर थोड़ा अगर बता देते। आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बीच में ऊ आ ऐसे ही बस आवाज आ रही है। चलिए तब तक वो लिख रहे हैं, हम ये करते हैं। एक शब्द है इंपीरियल प्रोसेस। ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंपीरियल प्रोसेस। भारतेंदु हरिश्चंद्र एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने धन निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है। अमेरिका का सिविल वॉर चल रहा था, इसलिए भारत से कपास का निर्यात बढ़ गया, क्योंकि भारत के बाद कपास का उत्पादक अमेरिका है और अमेरिका में कपास का उत्पादन ठप हो गया। जेम्स वॉट का नाम आप लोगों ने सुना है? जेम्स वॉट ने और रिचर्ड चैडविक एक और थे। इन दोनों ने मिलकर के भाप से चलने वाला इंजन बनाया। बल्ब बनाया था एडिशन ने, एडिशन नहीं बल्ब। ये डायग्राम है उनके भाप इंजन का।
कि भाप का इंजन इस बड़े पहिए को कैसे चलाएगा। हाँ, वॉट इन्हीं के नाम पे पड़ा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी है, नीचे कोयला है, यहाँ कोयला है। कोयले से पानी गर्म होता है, गर्म बन के भाप बनता है, और भाप बन के इस पिस्टन को ये ऊपर की तरफ ढकेलता है। इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ढकेलेगा तो ये इधर आएगा, और ये इधर आएगा, और जब ये इधर आएगा तो ये पहिए को भी घुमाएगा। फिर यहाँ एक वॉल्व लगा रहता है, वॉल्व से पिस्टन हट जाता है और सारा भाप बाहर निकल जाता है, और फिर ये पिस्टन से प्रेशर खत्म हो जाता है तो ये पिस्टन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, और तब तक पहिया एक राउंड घूम करके यहाँ आ गया रहता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो ये फिर पहिए को ऊपर उठा देता है। इस तरह से पहिया रोटेट करता रहता है भाप की शक्ति से। ये जेम्स वॉट ने बनाया। सबसे पहली मशीन मनुष्यता के इतिहास में यही है। तो इस मशीन की वजह से यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया और भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया। भारत शुरू में निर्यात करता था, लेकिन अब भारत आयातक राष्ट्र बन गया। व्यापार भारत के पक्ष में जो संतुलित था, भारत के विपक्ष में हो गया। कॉमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स ने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। बंगाल की एक नील फैक्ट्री है, खेतों में ही नील की फैक्ट्री बना देते थे। कच्चे माल की आवश्यकता की आपूर्ति भारत में खेती ही करती थी। अब नगदी फसलों में कपास, रेशम, चाय, नील, अफीम, कॉफी, ये सारी थी। नील की कितनी होती खेती करनी है, अफीम की कितनी खेती करनी है, ये सरकार बनाती थी, इसकी योजना। अफीम की तस्करी भी चीन को की जाती थी, चीन को भी बेचा जाता था। चाय की फसल को उगाने पर विशेष बल दे दिया गया। 1833 ईस्वी तक आते आते अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने की अनुमति मिल गई, और इसी अधिनियम से चाय और चीन से व्यापार का अंग्रेजों का एकाधिकार भी समाप्त हो गया। भारत में पहला चाय का बागान लगता है 1835 में असम में, और इसी चाय को 1838 में बेचा गया लंदन में। नागपुर से बधुआ मजदूरों को लाकर के इसमें काम कराया गया, उनका शोषण किया गया। नील की खेती के लिए भी शोषण किया जाता था किसानों का, और ये नील दर्पण नाम के नाटक में प्रमुखता से दर्शाया गया। दीनबंधु मित्रा में ये है चाय का एक बागान। खेती करना इतने घाटे का सौदा हो गया कि किसान खेती छोड़ करके भागने लगे। 1928 में शाही आयोग बनाया गया। इस आयोग ने ये रिपोर्ट दी कि लोग गुलाम करके खेतों पे काम कराए जा रहे हैं, लोगों से खेतों पर गुलामी कराई जा रही है। बिहार और उड़ीसा में एक नई प्रथा प्रचलित थी, इसका नाम था कमियोंटी। कमिया लोग थे, उनका नाम ही था कमिया, कामिया। ये बधुआ नौकर होते थे अपने मालिकों के। इसी तरह से हम तमिलनाडु में देखते हैं पन्नियाल। गुजरात में एक नया ही समुदाय था, हाली। ये लोग कृषि दास होते थे, मजदूर होते थे। 1920 में कमियोटी को रोकने के लिए कानून बनाया गया, परंतु व्यवहार में प्रथा बहुत देर तक चलती रही। खेती का व्यवसायीकरण दो रूपों में इसका परिणाम आता है, एक तो बधुआ मजदूरी या गुलामी, दूसरा अकाल। 1866 और 67 में भयंकर अकाल पड़ा, इसे कहा गया आपदा का महासागर। ये दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया। इसके बारे में हमने पिछले दिन बताया था।
इनकी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इन्होंने अपने लेख, जिसका शीर्षक था भारत पर इंग्लैंड का ऋण, को पढ़ते हुए पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ की चर्चा की। इनके अलावा इस सिद्धांत को निरूपित करने में दो लोग और भी सामने आते हैं। एक का नाम था आर.सी. दत्त और दूसरे का नाम था एम.जी. रनाडे। कुछ पत्रिकाओं ने भी धन निकासी का सिद्धांत दिया। एक का नाम था अमृत बाजार और तिलक की थी मराठा। अमृत बाजार ने लिखा कि अंग्रेजों को यह नहीं पता है कि ऑपरेशन करते करते उनका रोगी यानी भारत देश मरासन हो चुका है। 1813 के चार्टर से पहली बार जब कंपनी का व्यापार पर अधिकार समाप्त हो गया तो भारतीय संपदा का दोहन और तेज हो गया और कार्ल मार्क्स ने कहा इसको ब्लीडिंग प्रोसेस। 1872 में महादेव गोविंद रनाडे ने कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का एक तिहाई हिस्सा किसी न किसी रूप में बाहर ले जाया जा रहा है। हाँ जी, इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, आगे भी देखेंगे। भारत में इनके सिद्धांत 1896 में पहुंचा कांग्रेस के अधिवेशन में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। कलकत्ता अधिवेशन ने पहली बार धन निकासी के सिद्धांत को अपनी स्वीकृति प्रदान की और इसी धन निकासी को रोकने के लिए दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग की। 1905 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटेन उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। किस साहित्यकार ने धन निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया? भारत का कृषि प्रधान देश में परिवर्तित होना अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिससे भारत और ब्रिटेन दोनों को लाभ हुआ। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? निम्नलिखित में से किस मत के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई? ऋण और सूद, घरेलू व्यय, सेना पर व्यय, उपयुक्त सभी।
ब्रिटिश टाइम में सब ट्रेजिडी है तो पास हो ही जाएंगे। तमिलनाडु के विधवा खेत मजदूर कृषिदास कहलाते थे, कौन से? स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? किसान, जमींदार, मजदूर, व्यापारी? अभिमन्यु जी क्या हुआ, क्वेश्चन भेजे नहीं आप? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डफरिन। रैयतवाड़ी परंपरा किसने प्रारंभ की? मुनरो, मार्टिन बर्ड, कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। ये ब्रह्मदंड वाला कॉन्सेप्ट किस इतिहास की किताब में लिखा है? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ में की थ्योरी में विश्वास कौन नहीं करता था? आर्या में तो नहीं दिया हुआ है। फोटो खींच के भेजो जरा। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? सर सैयद अहमद खान ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। वो सोचते थे कि अंग्रेज उनके हितैषी हैं और यहाँ से वो लूट करके सामान माल को नहीं ले जा रहे हैं, और अंग्रेजों के सिद्धांतों के अनुकूल मुल्लाओं मौलवियों को ढालने में वह मुसलमानों का विकास देखते थे। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था?
पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया? भाई हम प्रश्न आर्या को लेकर के नहीं है, प्रश्न ब्रह्मदंड क्या है ये है। तुम लोग आर्या आर्या किए जा रहे हो। यहाँ में ब्रह्मदंड को लेकर टेंशन में हो कि बुद्ध ने ब्रह्मदंड क्यों दे दिया बेचारे को, उसका क्या हुआ होगा। कुछ भी हो, ब्रह्मदंड नहीं देना चाहिए था उसको। कोई डंडा रहा होगा, दे दिया होगा। उसी का नाम, राजाओं का, राजकुमारों का डंडा ब्रह्मदंड रहता है। ये भी तो एक डंडा ही है अशोक का। वैशाली की पिक है, किसने कहा? भाई लिटरली बताओ, मुझे ब्रह्मदंड वाला जानकारी नहीं है, ब्रह्मदंड दे दिया। काश की मुझे ब्रह्मदंड की जानकारी होती तो मैं भी अपनी बीवी को ब्रह्मदंड दे देता। अब दूसरी किस्त है। ये जो माखनलाल चतुर्वेदी जैसी शक्ल बनाए हैं, ये है रमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने किताब लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और धन निष्कासन के जो भी स्टैटिस्टिक्स थे उनको इसमें इन्होंने लिखा है। आर्थिक इतिहास की पहली किताब ये मानी जाती है। इनके बलिष्ठ शरीर से पहलवान लगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बौद्धिक थे। इनका गोल चश्मा बहुत दूर तक देख लेता था। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक की बात कोई कर रहा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1867। तो इसमें पॉवर्टी और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया ये दोनों एक ही समय लिखी गई, लेकिन द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया अलग समय लिखी गई। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर VKR राव ने किया था। बहुत अच्छा किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी 1901 में धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जॉर्ज विनेगर कहते हैं कि 1834 से 51 के बीच भारत से हर साल 42,21,611 पाउंड की दर से धन इंग्लैंड भेजा गया। RC दत्त कहते हैं कि 359 करोड़, कोई कहता है 40 करोड़। सही अनुमान किसी के पास नहीं। एक नैतिक निकास की भी बात होती है, इसकी व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने की थी। नैतिक निकास के अनुसार भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्वपूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति ही नैतिक निकास। ब्रह्मदंड भेज दिया, जीने नहीं दोगे। थोड़ा बड़ा भेजी होती, फोटो ही ना खींचना था। अब इसमें कहाँ घुस के पढ़े, क्या पढ़े।
नहीं रहने दो, हो गया। क्या मैं बताऊं, उटपटांग चीजें लिख देते हैं, परेशान हमें होना पड़ता है। रुको, मेरा मुझे अपना ब्रह्म ज्ञान जगाने दो। इन प्रश्नों का उत्तर ब्रह्म ज्ञान से ही मिलेगा। मेरी बीवी बुला रही है, वो बताएगी ब्रह्मदंड क्या है। वो मुझे रोज देती है। ब्रह्मदंड पता चल गया क्या होता है। ब्रह्मदंड होता है कि द वर्स्ट पनिशमेंट दैट बुद्धा इम्पोज ऑन ए वेरी स्टबर्न स्टूडेंट वाज ब्रह्मदंड। जो बहुत ही उद्दंड डिसाइपल होता है उसे बुद्ध ब्रह्मदंड देते हैं। ब्रह्मदंड का मतलब होता है नोबल पनिशमेंट। नोबल पनिशमेंट का मतलब डंडे मारना नहीं। इसमें सिर्फ पनिश्ड पर्सन को बाइकआउट कर दिया जाता और उसे बात नहीं किया जाता। तो चन्ना जो इनका सारथी था वो दंड था, और सिर्फ चन्ना को ये ब्रह्मदंड दिया गया। वो दंड इसलिए था कि चन्ना बुद्ध के जिस दिन बुद्ध पैदा हुए थे उसी दिन वो भी पैदा हुआ था, और बुद्ध का ये बचपन से बुद्ध को देखा था, जानता था, इनके साथ खेला था, कूदा था, बड़ा हुआ था। बुद्ध के पापा के ड्राइवर का बेटा था, तो क्लोजेस्ट एसोसिएट था ये। और इस चीज पे चन्ना बड़ा गर्व करता था कि हम तो बुद्ध के जिक्र यार हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया और एक गुरु की भूमिका में आ गया, तो इसका एटीट्यूड वही था। और यार बुद्ध कैसे हो, और सुनाओ यार, ऐसा है ये जो वलकल वस्त्र धारण किए हो ना, अच्छा नहीं लगता यार। तुम्हारा वो वाला रूप मैंने देखा था जो बर्थडे के दिन पहने थे ना, नीली टोपी लाल रुमाल, बड़ा क्या औसम लग रहे थे, औसम कसम से। अब सारे शिष्य इनको भनते भनते कहते थे, और ये इनको डिफरेंशिएट शो नहीं करता था कि ये मतलब हमारे गुरु हैं, शिष्य बन गया। उल्टे कभी कभी बुद्ध को ही बिठा करके उनको उपदेश देने लगता था। तो
तो इस चीज को सारिपुत्र और मोदगल्लान ने बड़ा फील किया। बुद्ध ने तो नहीं फील किया, लेकिन सारिपुत्र और मोदगल्लान ने कहा बुद्ध से कि ऐसा है बनते ये जो आपसे इतना दोस्ती यारी दिखाता है, तो इससे बाकी शिष्यों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बाकी शिष्य तो आपको भगवान की तरह पूछते हैं, आपकी बात का रिगार्ड करते हैं। ये कभी कभी आपका कंधे पे हाथ रखते हुए चलने लगता है। तो बुद्ध ने उसको ब्रह्मदंड दिया। ब्रह्मदंड का मतलब होता है कुट्टी ले लेना। कुट्टी लिया ना बचपन में, कुट्टी इसको कहते थे, मिट्टी इसको भी कहते थे। बोलना बात करना बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया। भाई नेचुरली बचपन से हम जिसके साथ पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, आइस पाइस खेले हैं, गिरे हैं, उठे हैं, तो वो बचपन का जो एसोसिएशन है, जो एटीट्यूड है, वही सस्टेन करेगा। बहिष्कृत नहीं किया, बात करना बंद कर दिया। फिर चलना कहता था, और भाई बुद्धि कैसा चल रहा है, रिक्शा में क्या मिला, कुछ नहीं मिला यार, मेरे पास पिज्जा लेके आया, डोमिनोज के सामने खड़ा हो गया। तो बुद्ध ने अवॉइड कर देना पूरी तरह से। समझ गई थी ब्रह्मदंड। तो अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन से उस पर गाना भी बनाया ना, वो चन्ना मेरे या, सुने? इसी पे बना। अब ये अनुष्का कौन है भाई? हम्म अच्छा, इस तरह के जो भी प्रश्न पूछने हो ना, वो उसमें पूछा करो। किसमें पूछोगे? डीसीएस में। डीसीएस इसीलिए बनाया गया है, डीसीएस का आविष्कार इसीलिए किया गया था, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। खैर, अब आते हैं मूल विषय पे। तो धन का निष्क्रमण जो भारत से होता था, वो कैसे कैसे होता था? सबसे मूल इसका था होम चार्जेज। बुद्ध को देख के रुका नहीं जाता। होम चार्जेज में कई चीजें आती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स थे, उनका प्रॉफिट, फिर जो कर्ज लिया था लोगों ने, उसका ब्याज, किसी भी प्रकार का सेना या असेना का खर्च। तो हम देखते हैं होम चार्जेज 1857 के विद्रोह के पहले 13% था, वहीं पे 1920 में बढ़कर के 40%। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारतीय का खून पी रहा है अंग्रेज। और इसी का परिणाम हुआ है अकाल और दरिद्रता। इसके कारण हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। यानी 1757 से लेकर 1947 तक
कुल 190 वर्षों तक ये पापी भारत पे शासन किए और अकालों की भरमार पड़ गई। पहला अकाल पड़ा 1769 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की 1/3 आबादी पड़ गई। बाजार से चावल गायब हो गया क्योंकि चावल की लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी और कंपनी दोनों हाथों से धन बटोर रही थी, जनता भूख मर रही थी। बंगाल में पड़े हुए इस अकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप सन्यासी विद्रोह हुआ, जिसके बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किताब में लिखा है, आनंद मठ। इसी का वो गीत है, वंदे मातरम, ये सुने हो ना? सुजलाम शुभलाम मलयज शीतलाम। तो सन्यासियों के नेतृत्व में कंपनी के गोदामों पर लोगों ने छापा मारा, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका दमन किया कठोरतापूर्वक। इसके बाद तो अकाल का पूरा का ट्रेंड आ गया। 1781, 1784, 1792, यहां तक कंपनी ने अकाल में लोगों को अपनी हाल में मरने पर छोड़ दिया, तटस्थ रही, राहत का कोई कार्य नहीं। फिर 1860 में यूपी में अकाल पड़ गया, खासकर दिल्ली और आगरा। 2 लाख लोग भूखों मर गए। 1865 में उड़ीसा में 10 लाख। 1869 में राजपूताना, बुंदेलखंड, लेकिन 19वीं शताब्दी का सबसे भयानक अकाल पड़ा 1876 में। पूरा भारत इसकी चपेट में आ गया और इसमें 50 लाख लोग मारे गए। एटीन 96 और 99 में सूखा फैल गया और इसमें 25 लाख लोग मारे गए। यानी विलियम डिग्बी कहते हैं कि 1854 से लेकर के 1901 तक के बीच में जो भी अकाल पड़े, उनमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। बंगाल में भी 1947 के पहले एक भयंकर अकाल पड़ा था 1942 में। तो ये मुख्य मुख्य अकाल हैं। ये एक पेंटिंग है, किसी अंग्रेज ने बनाई है, इसमें आम जनता की स्थिति दिखाई गई है काल में। और ये फोटो है, सच्ची पिक्चर ली गई है अकाल के टाइम की, कि किस तरह से भूखे नंगे लोग, कुपोषित लोग, अठारह सौ अंठावन में जब कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई, फिर सरकार ने अकाल और राहत संबंधी उत्तरदायित्व
अपने ऊपर लिया और बहुत बहुत सारी समितियां इन्होंने गठित की, वो सब दिखावे के लिए ही थी। ये लिस्ट दी हुई है समितियों की। कर्नल स्मिथ समिति, जॉर्ज कैम्पबेल समिति, स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, ये सब 1858 के बाद। कर्नल स्मिथ समिति की रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला। जॉर्ज कैम्पबेल समिति अनमना एक रिपोर्ट था। स्ट्रेची आयोग से सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने की कोशिश की, अकाल संहिता बनाई। अपने ही शोषण कर रहे हैं, अपने ही सारा धन चूस रहे हैं और लोग भूखों मर रहे हैं, तो समितियां बना करके यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके कारणों का तो हमें पता ही नहीं है। ग्रुप में भेज देना क्या। एटीन 92 में सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार हेतु निकोलसन कमेटी का गठन किया गया। कर्जन ने कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सहकारी बैंकों की स्थापना हुई। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। 1905 में एक अखिल भारतीय कृषि बोर्ड बना। ये सब चीजें अकाल से निपटने के लिए हुई। लॉर्ड इरविन के काल में 1925 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। पहले अध्यक्ष थे मोहम्मद हबीबुल्लाह। कई नगरों में कृषि कॉलेज खोले गए। 1943 में अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन चलाया गया। सिंचाई के साधन को विकसित करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का गठन किया। नहरों का भी निर्माण किया गया, खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में। भारत में चाय उद्योग का विकास हुआ है 1850 की बात। इसके पहले भारत चीन से चाय का आयात करता था। अठारह सौ 15 तक आते आते भारत में लंकाशायर से आने वाले सूती वस्त्र पॉपुलर हो गए थे। उन्नीस सौ 25 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश की गई। एक बर्थ समिति ने की।
और बंगाल में कंपनी के प्रभुत्व की स्थापना के दौर में भारत में लगभग कंपनी ने 900 प्रकार के सिक्के चलवाए। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की 1808 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में मुंबई पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई 1907 में। हाँ धोनी जी करिए। लेकिन भारत में आधुनिक योग उद्योगों का प्रारंभ होता है 1850 से। जैसे देश में कागज का उद्योग लगा 1832 में श्रीरामपुर बंगाल में, लेकिन ये फेल हो गया। फिर पहला सफल कारखाना कागज का लगाया 1867 में कोलकाता में एक जगह है बालीगंज। इस तरह से आगे पूरी लिस्ट है कि कौन कौन सा समिति है, स्थापना वर्ग है, आर्थिक समितियां हैं, उनकी सिफारिशें क्या थी। ये लिस्ट औद्योगिक समितियां। तो ये सिंपल प्लेन फैक्ट, इसमें कुछ बहुत ज्यादा सीखना नहीं है। ये क्या, तो फिर वही प्रश्न पूछेगा, फिर वही। तभी का है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फटाफट बताओ, 100 आना चाहिए। ये कौन है? ये 5% गोपाल कृष्ण गोखले वाला। सामने आओ मेरे। लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय भी है इसमें। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में किताब किसने लिखी थी? दस परसेंट लाला लाजपत राय। हाँ जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन सर थोड़ा राजनीतिक क्वेश्चन है सर। कैसा क्वेश्चन है? सर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ। अच्छा, पॉलिटिकल। आप फुफकार भी रहे हो बीच बीच में, वो भी आवाज आ रही है। सर जो अभी आपने बताया था कि जो 1925 में सर सामान्य बजट को रेल बजट से अलग किया गया था तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा। हम्म। तो सर ये जो सर एनडीए सरकार का पहला कार्यकाल था, जब नरेंद्र मोदी सर पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो सर जो तत्कालीन उस समय के रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उनके समय में सर जो रेल बजट और सर वित्त बजट को सर एक कर दिया गया था, यानी कि सर अलग अलग पेश नहीं किया गया था। और सर जब निर्मला सीतारमण जी सर जब वित्त मंत्री बनी है, तो सर उन्होंने वित्त बजट को सर ब्रीफ केस में ना ला करके बही खाते के रूप में पेश किया था। तो सर ये जो प्रयास सर वर्तमान में सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो सर इसे ये माना जा सकता है क्या कि जो सर प्रजातंत्रता के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे सर इस देश में सर जो चिन्ह हैं ब्रिटेन के, उनको खत्म किया जा रहा है? डेफिनेटली यही किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सरकार, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को रिकरेक्ट कर रही है जो हम में औपनिवेशिक मानसिकता के अंतर्गत अभी भी रखे हुए थे।
जैसे आप नई एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ोगे, उसमें उन्होंने हिंदी पर विशेष रूप से जोर दिया, या हिंदी पर शब्द का नाम नहीं लिया है, उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं पर विशेष रूप से जोर दिया, जो भी हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश। दूसरी तो भाषा पे काम कर चल रहा है। अभी इतिहास को लेकर के बड़ा विवाद पैदा हुआ है। किसी ने मुझे ग्रुप में क्वेश्चन भी पूछा था, रोमिला थापर और इरफान, ये रोमिला थापर मेरी टीचर रही है, मुझे इन्होंने पढ़ाया, इरफान हबीब। और ये मामला क्या है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत में जो कांग्रेस की मानसिकता रही है, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता रही है ना, वो कहीं ना कहीं साम्यवाद से मिलती जुलती है। यानी कांग्रेस की मानसिकता और साम्यवादी मानसिकता में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आर्थिक स्तर पे, आर्थिक नीतियों में डिफरेंस होगा, बाकी चीजों में सेम है, ठीक है। इसके पैरेलल एक हिंदुत्व मानसिकता निकल के आती है। हिंदुत्ववादी तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन भारत प्रो भारतीय मानसिकता, राष्ट्रवादी मानसिकता कह लो। तो हर चीज पे किया जा रहा है। जैसे कि इसमें बात थोड़ी सच्चाई भी लगती है कि जैसे मुगल इतिहास हम पढ़ते हैं ना, तो मुगलों से कहीं ज्यादा समृद्ध इतिहास राजपूतों का रहा है, लेकिन राजपूत हिस्ट्री पे ज्यादा जोर नहीं डाला गया। गुर्जर प्रतिहार, चौहान, ऐसे बहुत सारे राजपूत वंश, कुछ ज्यादा ही मुगलों के बारे में या सुल्तानों के बारे में पढ़ाया गया है, कुछ ज्यादा ही पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। महाराणा प्रताप को ऐसे दिखाया गया है कि ये हार गए थे हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप को पढ़ करके आपको इतिहास में ये फीलिंग नहीं आती है कि महाराणा प्रताप कोई बड़े ही सम्मानित कार्य में लगे हुए हैं। ये लगता है कि जैसे कोई भटके हुए राजा है। जो जो मान सिंह और भगवान सिंह, ये लोग तो सही ट्रैक पे चल रहे, महाराणा प्रताप गलत ट्रैक पे चल रहे, ऐसा लगता है। इसी तरह से आर्यों के बारे में बिना पर्याप्त रिसर्च किए आर्यों के बारे में भ्रांत धारणाएं, आर्य बाहर से आए। अभी डीएनए टेस्ट में निकल रहा है कि आर्य, द्रविड़ और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नेग्रिटो प्रजातियां थी, इनमें डीएनए के लेवल पे कोई डिफरेंस ही नहीं है, तीनों एक है। अच्छा, आर्य वैदिक सभ्यता को अलग सिद्ध करना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग सिद्ध करना, ये दोनों अलग नहीं है, क्योंकि लोथल में भी, रोपड़ में भी अग्निकुंड, हवन कुंड, ये सब पाए जा रहे हैं। शिवलिंग की पूजा चल रही है, योग है, पंचतंत्र है, पशुपतिनाथ है। पार्वती की मूर्ति को नर्तकी की मूर्ति बता देना, स्वास्तिक है, ओम है। बहुत सालों तक तो पशुओं की मूर्ति बताते रहे, पशुपतिनाथ की मुद्रा को पशु की मूर्ति बताते रहे। पुरंदर शब्द को मिस डिफाइन करना, पुरंदर का मतलब होता है किलो को तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब किलो को तोड़ने वाला नहीं होता, पुरंदर का मतलब होता है किलो का स्वामी। कुछ इस तरह की बातें, जैसे पहली बार वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था 1498 में। तो वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था, तो सिकंदर ने किस पर आक्रमण किया था? ईशापुर में। सिकंदर भी तो यूरोप से ही आया था। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं इतिहास में जो बड़ी ही, मतलब जैसे कि ये नहीं है कि 10 तथ्य हैं, उनमें से 4 तथ्यों को चुन लो जो एक विशेष विचारधारा को सपोर्ट करती हैं, और उन्हीं 4 तथ्यों को रखो, बाकी 6 तथ्यों को डिलीट मार दो। ये भी एक तरीका है इतिहास लिखने का। राम और कृष्ण को मिथक बता दिया गया, जबकि महाभारत और रामायण के प्रमाण मिले हैं। एक पूरा का पूरा इतिहास का पेपर होना चाहिए मैथोलॉजी पे। वैदिक संस्कृति जो आज तक कायम है, इसके लिए सिर्फ एक चैप्टर है, एक यूनिट। और ऐसा लगता है कि जो अर्लियर वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहता हूं ताजमहल सुंदर है, नो डाउट, लेकिन क्या एलोरा, अजंता, एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है, बृहदेश्वर मंदिर है, मामल्लपुरम के मंदिर हैं, होयसल के मंदिर हैं बहुत सारे, उनको वो महत्व दिया गया है? कोणार्क का टेम्पल है जो उनको मिलना चाहिए, उनको महत्व नहीं दिया गया। केवल हम पढ़ते हैं कि इन्होंने ये शहर बनाया, उन्होंने वो शहर बनाया। पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री आपका विदेशी लोगों का इतिहास।
भारत में जो राजपूत लोग थे उनको थोड़ा सा स्थान दिया गया है प्री मेडिवल में। प्री मेडिवल में पढ़ाया था। आर्यों को आक्रमणकारी घोषित कर देना, एक ऐसी आबोहवा का निर्माण करना कि भारत के लोग तो गुलाम रहने के आदी हैं, बार बार लोग इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। देखो, आर्यों ने आक्रमण किया, फिर सिकंदर ने किया, फिर हिंद यमन ने किया, कुषाण ने किया, शकों ने किया, पहलुओं ने किया, सब आक्रमण कर रहे हैं। फिर अंग्रेजों ने किया, फ्रांसीसी आए, ये आए, वो आए, अफगानी आए, अब्दाली आया, सब भारत पे आक्रमण ही किए जा रहे हैं। भारत में गुलाम ही रहना, ये सब जो एक होता है ना। अभी तो मैं कहीं एक बड़ा सा लाइट सा पढ़ रहा था, गुनाहों का देवता। तो लिखता है कि गुनाह जब उर्दू वर्ड है तो देवता कैसे आ गया? गुनाहों का खुदा होना चाहिए, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती किताब। अभी बॉलीवुड पे भी कुछ रिसर्च आ रही है कि बॉलीवुड में एक ऐसी परंपरा बनी हुई है कि जो ठाकुर जी होते हैं, गांव का जमींदार होता है, ठाकुर का मतलब ही होता है कि अत्याचारी है, अन्यायी है। पंडित का मतलब ही एक छवि बनाई गई है, पंडित का अर्थ ही होता है कि वो लूटने खसोटने वाला है, एक छवि। इमाम साहब की छवि बनाई गई है, गांव के एक सच्चे खुदा के मसीहा इमाम साहब, जैसे शोले में थे, शोले फिल्म में थे ना इमाम साहब। खुदा का नेक बंदा है, 5 टाइम का नमाजी है। एक वास्तव फिल्म आई थी, उसमें भी था, वो मांडवाली करता है और ईमानदार व्यक्ति होता है। जो गांव के लाला होते हैं वो खून चूसने वाले हैं, चाटुकार। एक पैसिव कॉन्स्पिरेसी जैसा कुछ करता है। क्या सारे ठाकुर ऐसे ही हैं? क्या सारे इमाम साहब ऐसे ही हैं? क्या मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें जो सोशल मीडिया में वायरल है, कहीं ना कहीं हमें पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या हम किसी प्रभाव में चल रहे हैं, क्या हम निरपेक्ष हैं? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सारे अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, वो सबका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन किसी कम्युनिटी को बेटर, किसी कम्युनिटी को वर्स्ट बताना, किसी कम्युनिटी की बुराई, किसी कम्युनिटी की प्रशंसा करना, ये दिखाता है कि हर रिलीजन में, हर एक संप्रदाय में चंद लोग ऐसे हैं जो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो क्या हमको उस एक मछली के दृष्टिकोण को ही दिखाना चाहिए? इतिहास में भारतीयता कहाँ है? भारत के इतिहास में भारतीयता कहाँ है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अंग्रेजों का इतिहास, अंग्रेजियत है। मीडिवल इंडियन हिस्ट्री तुर्कों और मुगलों का इतिहास। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आधा तो ले गए कुषाण, हिंद यमन, ये वो, और आधे जो बचे हैं आर्य वगैरह, वैदिक संस्कृति, वो भी बाहर से आए थे। एज इफ कि इंडिया का कोई स्पिरिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंडिया कोई स्पिरिट नहीं है। रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक का जो धर्म है ना, वो बेसिकली धर्म नहीं है, अशोक की वो राजनीतिक चाल है। अशोक जिस समय बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसमें पूरे भारत का एकमात्र साम्राज्य था। उसको क्या जरूरत है राजनीतिक चाल चलने की? राजनीतिक चाल वो चले जो, जिसका साम्राज्य वो छोटा सा है, उसको बड़ा करना है। तो ये जरूर है कि मार्क्सवादी हिस्टोरियंस ने तथ्यों की आड़ में भारतीयता की उपेक्षा की। मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीयता की बात कर रहा हूँ। और हिंदू और मुसलमान भारत के ही 2 अंग हैं, भारत के बाहर नहीं। भारत को भारत बनाने में जितना योगदान हिंदुओं का है, उतना ही योगदान मुसलमानों का है, उतना ही योगदान बौद्धों का है, उतना ही योगदान गांधी का है, उतना ही योगदान एपीजे अब्दुल कलाम का है, उतना ही जगजीत सिंह का है, उतना ही मोहम्मद रफी का है, उतना ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है, उतना ही सभी का है, खान अब्दुल गफ्फार खां का है, अबुल कलाम का है, जाकिर हुसैन का है, जैनियों का है। और हम गुलाम क्यों हुए? हम सफर क्यों किए? क्योंकि हम अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजा रहे थे। एक संवेद संस्कृति की तरफ में बढ़ना है, संवेद संस्कृति की तरफ बढ़ना है जिसमें वैरायटी हो, और हम उनकी ईद भी मनाएं और वो हमारी दिवाली भी मनाएं। और 1857 के पहले ये होता था। आपको पता है कि अंग्रेजों के आने के पहले भारतीय इतिहास में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, नहीं हुए। तो इतिहास का मिसयूज भी किया गया। तो ये जो बजट, रेलवे बजट और ये बही खाता और ये भाषा के स्तर पे, इतिहास के स्तर पे जो बदलाव आ रहा है, ये सुखद बदलाव है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं इन्वायरमेंट की क्लास में 9 बजे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।